दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है कि यदि किसी व्यक्ति पर कोई एक मुकदमा भी लग जाए तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसकी रात की नींद छिन जाती है, दिन का सुकून छिन जाता है और दिन रात वो इसी उसमें रहता है कि ये मुकदमा मेरे पर कैसे लग गया और कैसे ख़त्म होगा। कोई कोई आदमी तो इतनी टेंशन में आ जाता है कि वो अपने पारिवारिक मामलों में दखल नहीं दे पाता है, पारिवारिक मामलों से दूर रहना शुरू कर देता है, सामाजिक मामलों में उसका हस्तक्षेप कम हो जाता है, क्योंकि मुकदमे में जब उसकी अदालत, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आदम खां की इस बात की आप तारीफ़ कर सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मजबूत आसाब के आदमी हैं वो, कि उनके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे लगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो मिलते हैं तो उनके चेहरे पे वही हंसी होती है, वही खिलखिलाहट होती है, वही बातें होती हैं, वही ताज़गी होती है जो एक नॉर्मल आदमी के होना चाहिए। कहीं से भी ये एहसास नहीं होता है कि ये व्यक्ति 100 से ज़्यादा मुकदमे झेल रहा है, या उसके बदले में जो 2-2.5 साल की सज़ा काट के आ चुके हैं, उनकी पत्नी सज़ा काट के आ चुकी हैं, उनके बेटे, उनके यानी एक तरह से सियासी करियर भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से एक बड़े राजनेता के तौर पर उनको माना जाता था, उनका एक वर्चस्व था, एक दबदबा था, 10 बार के विधायक रहे थे, 2 बार के सांसद थे, मंत्री थे और क्या क्या थे, फिर अचानक सब कुछ छीन लिया गया उनसे, या छिन गया उनसे, या उनकी हरकतों से छिना, या जो भी कही है, ये तो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन फ़िलहाल इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। अभी कुछ दिन पहले उनके घर पर आईटी की रेड हुई थी, 3 दिन तक ये रेड चली थी। बहरहाल वो चुपचाप से उसके बाद में रेड ख़त्म करके टीम यहाँ से चली गई थी। ना तो मीडिया से बात की थी, ना ही कुछ उन्होंने दिखाया था, ना दर्शाया था। लेकिन बाहर जाने के बाद में उन्होंने कहाँ से बयान जारी कर दिया, वहाँ के कुछ अखबारों में खबर छपी कि 8 करोड़ की टैक्स की गड़बड़ी मिली उनके यहाँ से, 90 लाख रुपये कैश बरामद हुआ, जिसमें से कुछ कैश उन्होंने सीज़ किया, 2 करोड़ से ज़्यादा की ज्वेलरी मिली, जिसमें से कुछ ज्वेलरी सीज़ की। लेकिन आदम खान ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास से 3,000 रुपये, मेरे बेटे के पास से 10,000 रुपये, एक बेटे के पास से 3,000 रुपये और मेरे पास से 3-3.5 हज़ार रुपये मिले। कुल मिला के मतलब ये बताया उन्होंने कि ये सब कुछ मिला, और जिस तरह से अफवाहें उड़ाई गई ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये रेड हुई थी तो हमने पहले से ही कह दिया था, और लोगों ने जो उनके वेल विशर थे, शुभचिंतक थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कुछ भी नहीं मिला और कुछ नहीं मिलना ही यही उनकी पूंजी है। फिलहाल आईटी की रेड ख़त्म होने के बाद में वो गाज़ियाबाद पहुंचे थे। हरेंद्र ताऊ का नाम सब जानते हैं, किसान आंदोलन के समय बहुत चर्चित चेहरा उनके सामने आया था, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविस्ट थे हरेंद्र ताऊ के घर पर वो पहुंचे, वहां पे उनसे गले मिले, और मीडिया जब आई उनसे सवाल जवाब करने के लिए तो उन्होंने मीडिया के सवालों के बेबाक जवाब दिए। इसमें वो ख़ास बात बता दूँ जो मुझे विशेष सूत्रों से अपने मालूम हुई है कि जिस वक्त ये हरेंद्र ताऊ के यहाँ पर गए थे तो उनके आसपास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग थे, उनकी कुछ महिलाएं आदम खां से मिलना चाहती थीं और आदम खां के कार्यकर्ताओं से कह रही थी कि हमें आदम खां से मिला दो, जबकि उन घरों के ऊपर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। खैर, वो तो एक अलग बात है कि उनकी शोहरत है या उनकी पब्लिसिटी है या उनको लोग कैसा पाते हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जिस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब दिए, उनसे आपको ये लगेगा कि उनके अंदर कहीं भी कोई थकान या थकावट या किसी प्रकार की और कोई ऐसी बात नहीं थी जो एक हताशा दिखाई देती हो। नाराज़गी तो ज़रूर दिखाई दे सकती है, लेकिन हताशा या बेचैनी इस टाइप की कोई बात नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, मुँह बोली बेटी जो एकता कौशिक है उसके बारे में, तो उन्होंने ये ज़रूर तरह कहा, कबूला कि वो हाँ मेरी बेटी है, उसने इतनी खिदमत की है मेरी पत्नी की 4 बेटियाँ भी नहीं कर सकती। जब पत्रकारों ने पूछा आप क्या उससे मिलने जाएंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि उससे मिलने नहीं जाएंगे। क्यों इनकार किया वो इसमें देखेंगे, आगे मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगा। इसके बाद में दिल्ली में उनका जिस तरह से फूल पुष्प वर्षा हुई, उनका स्वागत किया गया, वो भी वाकई में एक ऐतिहासिक हुआ है। बिल्कुल भी जैसे मीडिया के सवालों के जवाब दिए, उनके अंदर जो तवानाई और जो ताकत दिखाई दी, उससे लगता यह है कि आने वाले जो दिन हैं उनके लिए वो बहुत पुरुमीद हैं, उन दिनों के लिए बहुत पुरुमीद हैं। और उनको शायद ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से उनके ऊपर ये गम के, दुखों के बादल आजकल मंडरा रहे हैं, ये भी छट जाएंगे। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने वहाँ पे भी मीडिया के सवालों के जवाब दिए, उन्होंने सारी बातों के जवाब दिए। उन्होंने दानिश अली के बारे में जब कुछ पूछा, मतलब लोगों ने कहा गोलमोल भाषा में, तो उन्होंने गोलमोल भाषा में ही उसका जवाब दिया। उन्होंने महिला बिल के लेकर भी उसका जवाब दिया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, उससे साफ लगता है कि आज भी उनमें दम है। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आरिफ खान,
एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज भी आप हरिंदर ताऊ के यहाँ आए, कुछ खास वजह? क्योंकि आईटी की रेड के बाद हमने ये देखा कि कई लोग सहम जाते हैं, घर से नहीं निकलते, डरे से महसूस करते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था एक फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। जब आईटी वाले आए थे पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था कुछ नहीं मिला। मैं बोली बेटी भी यहाँ रहती है एकता, उनको भी परेशान किया गया क्योंकि एकता ने भी गुनाह है, क्या गुनाह है वो मेरी औलाद? क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग? जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर पड़ना थी, आर्टिफिशियल रॉड्स चली, 2 स्टील प्लेट्स पड़ी और उसके अंदर सीमेंट डाला गया। तो क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जो सेवा उसने की थी वो मेरी 4 बेटियां होती तो वो भी नहीं करती। आप वहाँ जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने? नहीं, रिश्ते टूट गए इस दौर में, क्योंकि रिश्ते दिलों से होते हैं, राहतों से होते हैं। एक ऐसा दौर आया जब हर शख्स डर गया और डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी बुरा होता है। ये डर किस बात का? बेटी हिंदू है या पिता मुस्लिम है? जमाना जालिम, सत्ता अनर्थ पर उतरी हुई है। हम चोर हैं, बताओ आप, हम चोर हैं? हम पर हजारों करोड़ों रुपए के पैसे निकाल दिए, हम कब्र में ले जाएंगे इस विश्वविद्यालय को? कितना और जिएंगे? तो बहुत छोटा सा इस तरह मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ आईटी का रेड होता है मेरे यहाँ। तो चोर के बकरी चोर के किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं? 1000%। जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई होगी, तो आप इन मुद्दों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या होगा। सर, गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार आप? अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। सर, प्रचार में देखे जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 के चुनावों में? पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होंगे। लगाने की जरूरत है। ये प्लान प्रोग्राम था और सब कुछ सोचा समझा था, पहले से तय था। क्योंकि भड़काने के बावजूद भी और हर ज्यादती और हर जुल्म करने के बाद भी कमजोर लोग कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं जिससे फाशिस्ट ताकतों को फायदा पहुंच सके। हम आज भी इस बात के मानने वाले हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से और कानूनी तरीकों से इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, मजबूती से करें। लेकिन वो जो ऐसा ही चाहता है कि माहौल बने, उसे इसका मौका न दें। लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगर हम कोई शख्स गंदगी फेंकता है, उसके जवाब में गंदगी फेंकेंगे। बापू ने कहा था अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमें वो पत्थर नहीं उठाना है जो उस व्यक्ति के पास था जिसने संसद का सर झुकाया है। आज जो कुछ हो रहा है
वो आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच सामने आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि सच सामने लाना है, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। कुछ भी नहीं कहेंगे, गूंगे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, बहरे हैं, कान नहीं, क्या कहें ऐसे बिल के बारे में। भूख आज लगी है, जिंदगी 2 बरस की है। कैंसर का पेशेंट है कोई शख्स, 20 साल बाद उसे दवा मिलेगी, बिरयानी खाने को मिलेगी, रहने को महल मिलेगा, इलाज के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल मिलेगा, क्या करेगा वो? उसे तो इस वक्त सूखी रोटी का टुकड़ा चाहिए। ऐसे बिल का क्या करेंगे? वो महिलाएं जो बरसों से मेहनत कर रही हैं, राजनीतिक दलों के साथ हैं, उन्हें आज आरक्षण चाहिए। उन्हें तीसरी नस्ल के लिए नहीं चाहिए, तीसरी नस्ल तो खुद जीना सीख जाएगी। वो भी सही कर रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूं। अगर उनके मंदिर बनाने में मोहब्बत का संदेश है, और यकीनन होगा, तो उनका काम भी सही है। और अगर मेरे पढ़ाने के पीछे मेरी नीयत नेक है, तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। भाई मैं कौन हूँ रोकने वाला, और क्यों रोकूंगा? मैं क्यों रोकूंगा? उस दिन न जाने दुनिया भर में कितनी इबादत गाहों के उद्घाटन होंगे। इबादत गाह होती है मंदिर, इबादत गाह होती है, और इबादत गाह के उद्घाटन से किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखो सामने खड़ा तो है मुमकिन। अब मैं जानता नहीं किन साहब के बारे में आप कह रहे हैं, मैं उससे परिचित नहीं हूँ। हम कमजोर गरीब लोग हैं, गली में रहने वाले हैं, जहाँ कार नहीं जा सकते। बादशाह के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बादशाह जो कहता है वही कानून है, और मजबूत होना चाहिए। अभी उतना मजबूत नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, विपक्ष की गठबंधन के बाद क्या लग रहा है कि 2024 में विपक्ष को गठबंधन बात दे पाएगा? आप क्या चाहते हैं? आप ही तो वोटर हैं, आप क्या चाहते हैं? क्यों ना पूछूं? क्यों ना पूछूं? हम तो नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? अच्छा, NDTV लगा था ये। जिस दिन आप हमारे सवालों का जवाब देने लगेंगे, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। अभी आप सिर्फ हमसे पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं। जिस दिन हमारे सवाल का जवाब देने लगेंगे, उस दिन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि आप इतने सशक्त हैं, इतने ताकतवर हैं, और इतना कुछ बदल सकते हैं। आज जो कुछ हो रहा है, वो आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच सामने आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि सच सामने लाना है, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे।